अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे कि किस तरह से एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब है और किस तरह से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और उनकी तरतीब क्या है। सिंपली इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम पढ़े थे दो मॉडल्स, एक था हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और दूसरी हमने पढ़ी थी बोहर एटॉमिक थ्योरी। ये दो हमारे पास दो मॉडल थे एटम से रिलेटेड, और हम देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। तो वो हमारे पास एक बुक में सिंपल सा चार्ट दिया हुआ है, डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि हमारे पास किस तरह से ये थ्योरीज दोनों आई हैं और कुछ उसके हमने रिजल्ट्स भी प्रूव कर लिए थे। और ये चंद एक जो इसके डिफरेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और बोहर एटॉमिक थ्योरी के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस जी हमारे पास है, इट वाज जो हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है, इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। ये इसकी क्लासिकल थ्योरी की बुनियाद पे ये पेश की गई थी। और जो हमारे पास एटॉमिक थ्योरी है ये इट वाज बेस्ड अपॉन दी क्वांटम थ्योरी। इसकी जो बेस थी वो क्वांटम थ्योरी थी। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरह से हर जो हमारे पास एनर्जी लेवल होता है, हर जो लेवल है एनर्जी लेवल है, ऑर्बिट्स हैं, उनकी किस तरह से एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स है। ये हमने सारी बातें प्रूव कर ली थी। और दूसरा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। हमारे पास जो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। इन सारे जो मैंने शेल्स यहाँ पे ड्रा किए हैं ये रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में नहीं है। ये बाद में कल जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर पढ़ा था हमारा बोहर एटॉमिक थ्योरी थी, उसमें हमने देखा था कि ये सारे एटम्स के अंदर शेल्स पाए जाते हैं और उन शेल्स के अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और हर शेल की अपनी एनर्जी होती है। अब देखें अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये वाला कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ ये वाला कंसेप्ट था जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन करते हैं। लेकिन जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इन ऑर्बिट्स के अंदर पाए जाते हैं। इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये अपने ही ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के गिर्द क्या करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का एक अपना इन पे इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रेवोल्यूशन शो करते हैं। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस है जी। तो थर्ड डिफरेंस है हमारे पास नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन ऑर्बिट्स का कोई आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में। लेकिन जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है उसमें ये सारा आइडिया जो कि ऑर्बिट्स का है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने स्पेसिफिक पाथ में पाए जाते हैं, ये आइडिया हमें बोहर ने बताया था, जो कि हमने लास्ट टाइम इसको प्रूव भी किया था। और जो हमारे पास फोर्थ डिफरेंस है वो ये है कि एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। चूँकि ये विदाउट एनी फिक्स्ड पाथ ये क्या करते हैं, रेवोल्यूशन शो करते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देते हैं, क्योंकि ये पाथ जो 1 2 3 4 मैंने ड्रा किए हैं ये रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में नहीं है। ये सिर्फ क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रेवोल्यूशन शो करते हैं, और इस लिहाज से ये क्या देते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देते हैं। लेकिन बोहर थ्योरी में ये बात प्रूव हो गई थी कि ये लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। क्यों लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं, क्योंकि ये अपने अपने स्पेसिफिक पाथ में पाए जाते हैं। और जो हमारे पास 5 डिफरेंस है, एटम्स शुड कोलैप्स अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। एटम्स को क्या हो जाना चाहिए, फना हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फना क्यों होना चाहिए, अगर ये पाथ नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता 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 क्या करता था, इस न्यूक्लियस से टकरा जाता था। लेकिन अब चूंकि पाथ है ये रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन अपने स्पेसिफिक शेल्स में, अपनी हद में रहकर रेवोल्यूशन शो करते हैं, जो कि न्यूक्लियस का एक इन पे इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से रेवोल्यूशन तो शो कर रहे हैं लेकिन अपने अपनी लिमिट में रहकर, अपने अपने रास्ते पे रहकर, अपने अपने पाथ में रहकर रेवोल्यूशन शो करते हैं। लिहाजा जो हमारा एट दी एंड रिज़ल्ट हमने देखा है, फाइनल रिज़ल्ट यही है
कि एटम एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। क्यों करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने अपने मैदारों में क्या करते हैं, रेवोल्यूशन शो करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि ये शेल्स तो पाए जाते हैं, ये तो हमें बोहर ने बता दिया था, लेकिन किस तरतीब से पाए जाते हैं ये आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने से पहले हम शेल्स और सब शेल्स का कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि शेल्स और सब शेल्स क्या हैं। तो हमारे पास जो शेल्स होते हैं एक्चुअली ये क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। शेल्स आर मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास शेल्स और सब शेल्स। शेल्स में आपको बताता चलो कि ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट शेल्स हैं जो मैंने ड्रा किए हैं, और सब शेल्स क्या हैं, ये मज़ीद छोटे छोटे शेल्स हैं जो कि शेल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ये शेल्स कितने और किस लिहाज से पाए जाते हैं, और हर शेल में एनर्जी कितनी होती है, किस शेल में ज़्यादा है किस में कम है, या एनर्जी का जो हमारे पास पैटर्न है वो किस तरह से इन शेल्स के अंदर चेंज होता है। सबसे पहले हम शेल्स के अंदर शेल्स देखेंगे कि शेल्स क्या है, हमने पढ़ लिया कि ये एनर्जी लेवल्स हैं। अब देखना है कि ये शेल्स के अंदर जो एनर्जी होती है ये किस तरह से एक शेल्स की एनर्जी दूसरे शेल से वेरी करती है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देंगे, शेल्स को नाम देंगे। तो वो हमारे पास है, सबसे जो पहले वाला शेल होता है उसका नाम होता है के, दूसरे का हमारे पास होता है एल, और थर्ड का हमारे पास होता है एम, और जो हमारे पास फोर्थ होता है उसका, उस शेल का नाम होता है एम एन। ये जी हमारे पास के एल एम एन, ये हमारे पास शेल्स हैं, और ये हमारे पास फर्स्ट शेल आ जाता है, ये हमारे पास सेकंड शेल आ जाता है, ये हमारे पास थर्ड आ जाता है, और ये हमारे पास फोर्थ आ जाता है। के एल एम एन से आपने याद रखना है, ये आपने एक फार्मूला बना लेना है। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं उन शेल्स का, उनके नाम क्या है, के एल एम एन। और नंबर के लिहाज से करेंगे तो के का नंबर हम 1 रखेंगे, टू किसका रखेंगे, हमारे पास एल का, और एम हमारे पास थर्ड है, और एन का हमारे पास जो नंबर होगा वो फोर्थ होगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास के जो शेल है ये कंपैरेटिवली बड़ा शेल है सब शेल से, तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने पाए जाएंगे। एल हमारे पास एक शेल है जो कि नंबर 2 पे आ रहा है, लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने पाए जाएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। और इस तरह एम और एन में हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स कितने पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है जो कि आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे हम कि एनर्जी का जो डिफरेंस है एक शेल से दूसरे शेल से किस तरह से डिफरेंस में, वो अब देख लेते हैं। कम जो हमारे पास एनर्जी होती है वो के सब शेल की, के शेल की होती है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से एनर्जी जो हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं इनके अंदर जो एनर्जी है वो किस तरह से एक शेल की दूसरे शेल से मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो न्यूक्लियस के, ये हमारे पास दरमियान में क्या है, न्यूक्लियस है, इसके जो करीब तरीन क्लोजेस्ट हमारे पास जो शेल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। और जो हमारे पास नंबर जो 2 पे है एल सब शेल, एल जो हमारे पास शेल है इसकी एनर्जी के से ज़्यादा है। अब एम की एल से ज़्यादा है और एम की एन से ज़्यादा है। इस लिहाज से जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के करीब होते हैं इनकी एनर्जी जो क्या होती है, कम होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे इनका जो डिफरेंस बढ़ता है न्यूक्लियस से, हमारे पास फासला अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगी, इनकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। के की सबसे कम, एल की उससे ज़्यादा, एम की उससे ज़्यादा और एन की उससे ज़्यादा। तो के एल एम एन, एन तक हमारे पास जो शेल्स हैं हमारी 9th क्लास के अंदर जो गिवन है, एन तक जो एनर्जी है ये बढ़ेगी जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से एक शेल के अंदर सब शेल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो कितने हैं। अब देखें सिंपली हमारे पास जितना किसी शेल का नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल्स होंगे। यानी कि आपको समझाने के लिए कि जितना एक शेल का नंबर होगा उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स होंगे। अब देखें हमारे पास के का नंबर क्या है, 1 है,
तो इसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होने चाहिए? 1 होंगे। अगर एल का नंबर 2 हमने रखा है तो जो हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? जितना किसी शेल का नंबर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे। तो इसका नंबर 2 है तो लिहाजा इसके अंदर जो नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे वो 2 होंगे। अगर हमारे पास m है, m3 है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे वो 3 होंगे। और n का हमारे पास जो नंबर 4 है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ जब हम सब शेल्स देखेंगे तो वो कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो जितना किसी शेल का नंबर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ शेल्स होंगे। ये बात तो हमारी क्लियर हो जाती है कि नंबर ऑफ सब शेल कितने होने चाहिए। अब देख लेते हैं कि उन सब शेल्स के नाम क्या हम देखें। हमारे पास 4 तरह के सब शेल्स हैं। एक का नाम है S, दूसरे का नाम है P, तीसरे का नाम है D और F। S, P, D, F ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ सब शेल्स हैं। एस जिस तरह हमने देखा है कि हमारे पास के L, M, N ये क्या है? नंबर ऑफ शेल्स हैं। बिल्कुल उसी तरह S, P, D, F हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ सब शेल्स हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से ये K में कितने हो सकते हैं। हमारे पास K में 1 होता है तो K में हमारे पास जो नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे वो S होंगे। S फर्स्ट पे आ गया। L में हमारे कितने होंगे? 2 होंगे तो L में हमारे पास S और P दोनों आ जाएंगे, S और P। और नंबर 4 पे हमारे पास जो नंबर 3 पे हमारे पास जो शेल है वो है M। M में कितने होंगे? 3 होंगे तो 1 2 3 S P D ये हमारे पास 3 हो गए। और 4th में हमारे पास जो शेल है उसका नाम है N और उसका नंबर कितने हैं? 4 है। और कितने नंबर ऑफ नंबर होगा उतना उसका उतना ही सब शेल होगा। अब देखिए हमारे पास S आ जाएगा, P आ जाएगा, D आ जाएगा और F आ जाएगा। तो ये एक सिंपल से फार्मूलाज हैं किसी शेल्स के अंदर से नंबर ऑफ सब शेल को फाइंड आउट करने के। और कितना किसी शेल का नंबर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे। तो ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है कि जितना किसी भी शेल का नंबर होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे। और जिस तरह हमने शेल को ये डिफरेंट अल्फ़ाबेट से शो किया है बिल्कुल उसी तरह से हमने SPDF अल्फ़ाबेट से क्या किया है? सब शेल्स को रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखते हैं कि एक हमारे पास जो एनर्जी लेवल है जिसको हमने शेल बोल रखा है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो वो हम 2n स्केयर फार्मूला से क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते हैं। 2n स्केयर ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का। देखिए अब ये हमारे पास क्या है? एक एटम है, एटम के दरमियान में ये हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस, ये आ जाते हैं शेल्स और इनके अंदर जो सब शेल्स हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से सब शेल्स इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। कि सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ये तो बात कन्फर्म है ना कि हमारे पास जितने भी ये शेल्स बनाए गए हैं एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर पाए जाते हैं ये क्वेश्चन है, इस फार्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2n स्केयर हमारे पास ये फार्मूला है किसी भी एटम में जो उसके अंदर शेल्स हैं और शेल्स के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का। इस शेल में कितने होंगे, L में कितने होंगे, M में कितने होंगे, N में कितने होंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इन शेल्स के अंदर, ये इस फार्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि K में कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, L में कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, M में कितने हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम डिफरेंट शेल्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आने वाले लेक्चर में हम ये सारे डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।